हेलो बच्चा, सबका फिर से स्वागत है बैदुर रसायन के चैप्टर में। चैप्टर थर्ड है, 12th क्लास का चैप्टर है। इसमें हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हमने गैल्वेनिक सेल तक पढ़ लिया था। गैल्वेनिक सेल के बारे में थोड़ा सा आज और पढ़ेंगे। मतलब आज गैल्वेनिक सेल के न्यूमेरिकल्स को करने की बारी है। गैल्वेनिक सेल को न्यूमेरिकल्स करने से पहले हम थोड़ा सा गैल्वेनिक सेल को थोड़ा सा देख लें एक बार। गैल्वेनिक सेल में क्या होता था, हमारे पास दो कंटेनर लिए जाते थे। हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स होते थे, दो अलग अलग मेटल्स के। इन्हें हम इन्हीं के सॉल्यूशन में डुबो देते थे। हमने जो एग्जाम्पल लिया था, जिंक का लिया था और कॉपर का लिया था एग्जाम्पल, और इसे आपस में जोड़ दिया था गैल्वेनोमीटर की सहायता से, या वोल्टमीटर लगा दो बच्चों। वोल्टमीटर जो वोल्टेज को मेजर करके बता देगा। हमने देखा था ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव था। रिएक्टिव होने की वजह से ये मेल्ट हो गया था, और इसे हमने रिएक्शन के थ्रू ही पाया था कि इसका ऑक्सीकरण हो गया। क्योंकि कोई भी चीज़ खराब हो रही है, मेल्ट हो रहा है, तो इसका मतलब उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण उन्हीं का होता है बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ Zn बहुत ज़्यादा क्रियाशील है और इसका ऑक्सीकरण होगा। और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो टर्मिनल हमारा कहलाता है, एनोड कहलाता है। ये हमारा एनोड है। ये इसका यहाँ पर कॉपर इकट्ठा हो रहा था, कम क्रियाशील था। कम क्रियाशील होगा, इसका अपचयन होगा। अपचयन जिसका होता है उसे हम कैथोड कहते हैं। ये कैथोड है हमारा। हमने देखा था कि एनोड पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इससे पहले वाले वीडियोस में जाकर चेक कर लीजिए, कैसे मैंने पहले और दूसरी वीडियो में बताया था कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज कैसे आया है गैल्वेनिक सेल को। आप उन वीडियो में जाकर देख सकते हैं, पहले और सेकंड वीडियो में। पहले इस वीडियो में मैंने वोल्टेज के बारे में बताया था, माना कि इलेक्ट्रोड विभव यहाँ पे वोल्टेज कितना कैसा आया, कितना नेगेटिव चार्ज कैसा है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज कैसा है, उसके बारे में बताया था। और सेकंड वीडियो में मैंने आपको गैल्वेनिक सेल के बारे में बताया था। मैं तो यहाँ पर तो थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ ताकि हम न्यूमेरिकल्स को कर सकें। इस गैल्वेनोमीटर का काम है करंट को मेजरमेंट कर सकता है, वोल्टमीटर को मेजरमेंट कर सकता है। वोल्टमीटर की तरह दोनों गैल्वेनोमीटर को हम वोल्टमीटर और एमीटर दोनों के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने वोल्टमीटर की तरह यूज़ कर रहे हैं हम इसे, तो वी से डिनोट कर दे रहा हूँ इसे। वोल्टमीटर लगा दिए हमने, जो वोल्टेज को मेजर करके बता देगा। इसका काम है वोल्टेज मेजर करना। वोल्टेज मेजर करके बताएगा, जो भी वोल्टेज इन दोनों के बीच में है वो बता देगा आपका। सपोज करिए इसका वोल्टेज 10 वोल्ट है, इसका वोल्टेज 2 वोल्ट है, तो रिजल्टेंट वोल्टेज कितना आएगा 10 माइनस 2 दैट इज 8 वोल्ट। ठीक है बच्चों, हम इसके वोल्ट में से इसका वोल्टेज घटाया जाता है, मतलब कैथोड के वोल्टेज में से एनोड का वोल्टेज माइनस करते हैं। तो रिजल्टेंट वोल्टेज जो यहाँ मेजर करके बताता है वो ई से डिनोट करेंगे हम, और हम लिखेंगे यहाँ पर ई कैथोड, मतलब इस टर्मिनल का वोल्टेज, कैथोड का वोल्टेज जहाँ पे अपचयन होता है, रिडक्शन होता है, उसका वोल्टेज लिखा जाएगा माइनस ई एनोड। बच्चों नॉट इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में वोल्टेज होता है। स्टैंडर्ड कंडीशन में आपको पहले बता चुका था 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर हो वो एटमॉस्फेयर का प्रेशर 1 atm बताया था हमने आपको। और जो सॉल्यूशन आपने लिया है, जिंक सल्फेट लिया होगा आपने, यहाँ पे कॉपर सल्फेट लिया होगा, तो इनका जो मोलैरिटी हो वो 1 मोल पर लीटर होनी चाहिए। तब जो वोल्टेज होगा उस वोल्टेज को हम स्टैंडर्ड वोल्टेज कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव तो ई नॉट जो है वो इन दोनों का डिफरेंस है, और इन दोनों का डिफरेंस आईपीएससी ने बताया था कि कैथोड में से एनोड माइनस करके हम निकालेंगे। ये जो वोल्टेज निकल के आएगा बच्चों, ये अपचयन विभव कहलाता है। इन दोनों का डिफरेंस है। ई कैथोड मतलब कॉपर का अपचयन विभव, कॉपर का वोल्टेज, कॉपर को जब डिप करते हैं सॉल्यूशन में तो उस पर आने वाला वोल्टेज है। ई एनोड यहाँ पे जिंक का वोल्टेज, जिंक को सिर्फ जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जब डिप करते हैं तो उस पर जो वोल्टेज डेवलप होता है वो वाला वोल्टेज। इसकी वैल्यू वैज्ञानिकों ने कैलकुलेट करके रखी है, जो आपको टेबल प्रोवाइड की जाएगी, क्वेश्चन में भी अवेलेबल होगा कि इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है। आप परेशान ना हों कि ये हमें कैसे याद करना है कि कितनी होगी वैल्यूज, ये हमें क्या लर्न करनी है। नहीं, बिल्कुल आपको लर्न नहीं करनी है, ये आपको टेबल में क्वेश्चन में भी अवेलेबल होगी, और आप इसका आपकी बुक में जो टेबल बनी है उसकी हेल्प से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैथोड के वोल्टेज में से एनोड का वोल्टेज माइनस कर देंगे, ये हम वोल्टमीटर का वोल्टेज आ जाएगा। इसी के अनुसार हम क्वेश्चन को करेंगे। देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन। बच्चों ये क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित सेल के मानक सेल विभव की गणना कीजिए। ये सेल है हमारा, इस सेल के मानक सेल विभव की गणना करनी है, मतलब स्टैंडर्ड वोल्टेज जो होगा उसकी कैलकुलेशन करनी है। और गिवन है आपको ई Ni2 प्लस Ni,
बच्चों ई फॉर EMF वोल्टेज है, ये आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव है, निकल का इलेक्ट्रोड विभव है। इसका मतलब जब हमने निकल एलिमेंट को, निकल की धातु को, मतलब निकिल धातु को निकिल के ही विलयन में डुबोया था, तो इस पर जो भी वोल्टेज उत्पन्न हुआ उस वोल्टेज का मान है उस। ये जो बच्चों अपचयन विभव है, क्योंकि आप देखें 2+ चार्ज है और यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, 2+ चार्ज से 0 हो रहा है, वोल्टेज की वैल्यू मतलब चार्ज कम हो रहा है। चार्ज कम होने का मतलब अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो जो वोल्टेज लिखा गया है ये आपका रिडक्शन वोल्टेज है, अपचयन विभव है। यहाँ पे देख लेते हैं, ये सिल्वर का है, तो सिल्वर को सिल्वर के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो उस पर जो भी वोल्टेज उत्पन्न होता है वो ये इतना लिखा हुआ है। +1 से 0 हुआ है, फिर से चार्ज घटा है, तो इसका मतलब ये भी हमारा अपचयन विभव है, जो बिल्कुल ठीक दे रखा है बच्चों। और अपचयन विभव ही होना चाहिए, ठीक। ये सेल है, इसके एक डायग्राम में आपको रफली बता देता हूँ क्या होना चाहिए था। ये निकल, ये निकल, ये जो टर्मिनल है बच्चों, ये टर्मिनल कहलाता है एनोड। यहाँ से लेकर यहाँ तक एनोड है। देखिए आप, 0 से 2+ हो रहा है, 0 से 2+ होने का मतलब बढ़ रहा है चार्ज। चार्ज जिसका बढ़ता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर ऑक्सीडेशन। और जहाँ ऑक्सीडेशन होता है वो टर्मिनल कहलाता है हमारा एनोड कहलाता है। तो ये हमारा एनोड है। यहाँ +1 से 0 हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन का मतलब अपचयन हो रहा है बच्चों। और अपचयन जिसका होता है वो हमारा कैथोड होता है। ये हमारा कैथोड है। ऑक्सीडेशन एनोड और ये रिडक्शन कैथोड। यहाँ पे बना लेते हैं बच्चों, ये निकल का सॉल्यूशन है Na2+, जिसमें है मेटल को डिप कर दिया है हमने, निकल के मेटल को डिप कर दिया है। ये दूसरा सॉल्यूशन है, सिल्वर का सॉल्यूशन है, Ag+ का सॉल्यूशन। Ag नहीं मत लिख दीजिएगा, आयंस के रूप में है, Ag+ मतलब ये। और ये हमने Ag को इसके ऊपर रख दिया है। इन दोनों के बीच में हमने वोल्ट मीटर लगा दिया। वोल्ट मीटर जो हमें वोल्टेज को कैलकुलेट करके बताएगा। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग को आपको कैलकुलेट करके बताना है, वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी होगी। वोल्ट मीटर की रीडिंग के लिए मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला बताया, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो मैं फॉर्मूला को यहाँ लिख देता हूँ एक बार, कैथोड माइनस ई एनोड। इसका मतलब ये हुआ स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ कैथोड, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ एनोड। क्या बताया गया आपको यहाँ पे, कैथोड कौन काम कर रहा है, एजी। तो यहाँ लिख दीजिए आप एजी के बारे में। एजी लिखेंगे बच्चों। एजी का ईएमएफ तो ये दे रखा है, जो जैसा दे रखा है ठीक दे रखा है, नोट कर लीजिए यहाँ पर, नोट लगा दीजिए। नोट का मतलब स्टैंडर्ड होता है। एनोड एनआई वाला है, एनआई का वैल्यू ये दे रखी है, इसकी वैल्यू 0.80 वोल्ट, माइनस इसकी वैल्यू ये दे रखी है बच्चों, -0.25 वोल्ट। इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। 0.80 माइनस माइनस प्लस 0.25 और सॉल्व करते हैं इसे। 5 एंड 10, 0.2 के बाद ये लगा दिया, 0.2 के बाद वोल्ट। तो इस वोल्ट मीटर की जो रीडिंग होगी 1.05 वोल्ट होगी। तो इसका मतलब अगर आप इस तरह से सेल बनाते हैं, निकल को निकल सल्फेट के सॉल्यूशन में या निकल क्लोराइड के सॉल्यूशन में, एजी को एजी सल्फेट या सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड के सॉल्यूशन में डिप करते हैं, तो जो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग होगी वो 1.05 वोल्ट होगी। तो आपका ये जो क्वेश्चन था ना, मानक सेल विभव की गणना कीजिए, ये आपने मानक सेल विभव निकाल लिया है। एक और आगे क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, इलेक्ट्रोडों पर संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं तथा पूर्ण सेल अभिक्रियाओं को लिखिए। मतलब बच्चों, जब हमने इसको इसके अंदर डिप करा था, कुछ ना कुछ अभिक्रिया हुई थी ना, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो कुछ भी अभिक्रिया हुई, जो रिएक्शन बननी चाहिए, वो आपको लिखना है। देखते हैं बच्चों, यहाँ खुद सेल खुद बता रहा है क्या हुई होगी, Na2+ में कन्वर्ट हुआ होगा। यहाँ लिख देते हैं Na कन्वर्ट हुआ, Na2+ में कन्वर्ट हुआ। आप देख सकते हैं बच्चों, ये ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण ऑब्वियसली एनोड पर होता है, जो मैं बता चुका हूँ। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर एट एनोड। तो एनोड पर होने वाली अभिक्रिया आपने यहाँ पर लिख दी। तो एनोड पर ये अभिक्रिया होती है।
Na2+ में कन्वर्ट होता है। आप सबको पता है कि जब Na2+ में कन्वर्ट होगा तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बाहर ऑब्वियसली बाहर निकलेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे लिख दिए। कैथोड पे आते हैं, जो हमारा कैथोड ये है, तो एट कैथोड पर आप देख सकते हैं प्लस Ag में कन्वर्ट हो गया, वही मैं लिख दूंगा Ag+ कन्वर्ट हो गया, Ag में कन्वर्ट हो गया। Ag+ के Ag में कन्वर्ट होना तभी पॉसिबल है जब ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे। ठीक बच्चों, इन दोनों को हम कहते हैं अर्ध सेल अभिक्रियाएं। अर्ध सेल अभिक्रियाएं इसलिए क्या है, क्योंकि ये आधा सेल है, ये भी आधा सेल है, ये पूरा मिलाकर पूर्ण सेल हो गया। तो इन दो अर्ध सेल अभिक्रियाओं को मिलाकर जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी, कंबाइंड रिएक्शन होगी, उसे हम कहेंगे पूर्ण सेल रिएक्शन कहते हैं। जो भी पूछा गया है कि पूर्ण सेल अभिक्रिया को भी लिखें, तो पूर्ण सेल अभिक्रिया को लिखने के लिए हम इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे। इन दोनों को कंबाइन करके इसलिए लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन से, तो यहाँ पर इस वाले रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन्स इक्वल करने के लिए इस वाले रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो हमें एक काम करना है कि इस वाली रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई करके आपको लिख देना है, और ऊपर वाली रिएक्शन को कुछ नहीं करना है, तो जैसा है वैसे दोबारा लिख दीजिए। यहाँ पर Na कन्वर्ट हो रहा है हमारा Na2+ में, और 2 इलेक्ट्रॉन नीचे लिख देंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन प्लस Ag लिख दिया है। अब 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करा था, इस पे भी कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई, और इस पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये लिख दिया। 2 से पूरी में रिएक्शन मल्टीप्लाई होगी, ये नहीं कि आपने सिर्फ इस पे मल्टीप्लाई, ना, पूरे में मल्टीप्लाई होती है ताकि बैलेंस्ड रहे। कहते हैं ना, बाएं पक्ष दाएं पक्ष दोनों तरफ मल्टीप्लाई की जाती है, तो दोनों तरफ ये मल्टीप्लाई की जाएगी आपकी। 2 इलेक्ट्रॉन से ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। बाकी देखते हैं क्या बचता है हमारे पास। Na लेफ्ट साइड में 2Ag+ Na2+ और 2Ag, ये हो गई पूर्ण सेल अभिक्रिया। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक और क्वेश्चन है। Cr3+ 1 मोलर कंसंट्रेशन, Fe2+ 1 मोलर कंसंट्रेशन, छोटा सा लिखा हुआ है, समझ जाइए, और Fe, ये सेल है, सेल को रिप्रेजेंट किया गया है। सेल का वोल्टेज भी दे रखा है हमें, मतलब अर्ध सेल का वोल्टेज दे रखा है, ये दूसरे वाला अर्ध सेल का वोल्टेज दे रखा है। क्रोमियम का अपचयक विभव और आयरन का भी अपचयन विभव, ये दोनों अपचयन विभव है। चेक कर लेते हैं अपचयन विभव है या नहीं। कभी कभी वो ऑक्सीकरण विभव भी दे देते हैं। ऑक्सीकरण जब विभव दे रखे होते हैं तो हम क्या कर देते हैं, साइन को बदल देते हैं, जैसे ये माइनस का साइन है प्लस साइन कर देते हैं, अगर ये ऑक्सीकरण विभव होता है तो। देख लेते हैं ये कौन सा विभव है। 3+ से 0 हुआ है, डिक्रीज हुआ है चार्ज। चार्ज का अगर डिक्रीज होता है तो अपचयन होता है, रिडक्शन होता है, बार बार कह रहा हूँ, चार्ज अगर डिक्रीज हो अपचयन होता है, तो ये अपचयन हो गया, अपचयन विभव होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपचयन विभव ही होना चाहिए। 2+ से 0 हो गया, ये भी डिक्रीज हुआ, इसका भी अपचयन हुआ, अपचयन विभव ही होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। अगर गलती से भी अगर उन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए हमेशा गलत, ताकि आपका आंसर गलत आए, वो कभी कभी क्या करते हैं, कभी कभी ऑक्सीजन विभव दे देते हैं, तो हम चेक कर लेंगे एक बार कि ऑक्सीजन विभव तो नहीं है भैया, कि यहाँ पे अपचयन विभव है, कोई दिक्कत नहीं है, अपचयन विभव, ये भी अपचयन विभव ही होना चाहिए, बिल्कुल ठीक ठाक है। अगर ऑक्सीजन विभव होता तो साइन चेंज कर देते, माइनस के साइन प्लस हो जाता, प्लस के माइनस हो जाता। इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना करनी है। मानक इलेक्ट्रोड विभव आराम से आ जाएगा। स्टैंडर्ड कंडीशन 1 मोलर कंसंट्रेशन, 1 मोलर कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड ही है, स्टैंडर्ड कंडीशन में आएगा। लेकिन अगर 1 मोलर की जगह 2 मोलर, 3 मोलर या इससे कम, इससे ज़्यादा होता है ना 1 मोलर की, तब हम क्या करते हैं, हम नर्स इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं, जो मैं आने वाली अगली वीडियो में बताऊंगा नर्स इक्वेशन क्या होती है और नर्स इक्वेशन से कैसे सॉल्व करते हैं, और नर्स इक्वेशन कब करते हैं मैंने अभी बता दिया। जब ये इनका कंसंट्रेशन चेंज होगा तब हम नर्स इक्वेशन का यूज़ कर लेंगे, जब टेम्परेचर चेंज होगा तब भी नर्स इक्वेशन का इस्तेमाल कर लेंगे। बात रह गई इनकी, ये कहाँ से आएंगे, ये भी आपको क्वेश्चन पेपर में दे रखा हो, अभी बताया था मैंने, क्वेश्चन पेपर में फिर से दे रखा होगा आपका। वैज्ञानिकों ने कैसे कैलकुलेट करा, इसकी कैलकुलेशन कैसे हुई, इसके बारे में मैं तब बताऊंगा जब मैं आपको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ाऊंगा। नर्स इक्वेशन के बाद ही, ठीक है, अगला जो वीडियो होगा न्यूमेरिकल्स के बाद, नर्स इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स के बाद मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसे कहते हैं, उसके आधार पर मैंने इनकी गणना करना सिखाऊंगा कि कैसे उन्होंने निकाला है।
इसे तो अभी आपके जो चार्ट पेपर में अवेलेबल होगा, चार्ट में से देख सकते हैं, बुक में भी देख सकते हैं, टेबल बनी होगी आपकी, और मैं तो बताऊंगा ही कैसे। क्वेश्चन को करते हैं, एक बार लिख लेता हूँ इस इक्वेशन को, मतलब इस सेल को लिख लेता हूँ, इक्वेशन नहीं कहेंगे, सेल कह रहते हैं इसे। ये बच्चों ये नोट, ये हमारा कैथोड। एक बात तो याद रख, बताया था मैंने आपको लोन के बारे में, LOAN। लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगा, एनोड होगा, नेगेटिव होगा। तो ये जो है आपका लेफ्ट साइड में है, ठीक है। ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, देखिए 0 से 3+ हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड कहेंगे इसे। और नेगेटिव चार्ज होगा, जो जो मेटल को डिप करेंगे, इसका मतलब अगर हमने यहाँ पे कॉपर का सॉल्यूशन में, कॉपर को जो डिप करो, सॉरी क्रोमियम के सॉल्यूशन में, क्रोमियम को जब डिप करोगे, ये कॉपर क्रोमियम सल्फेट का सॉल्यूशन होगा, या क्रोमियम क्लोराइड का हो सकता है, डिप करोगे तो इस पर जो चार्ज आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, इसे हम एनोड कहेंगे। अब दूसरा वाला टर्मिनल होगा जिसे अर्थ सेल होगा हमारा, इसमें हम Fe को जब डिबक करेंगे, Fe सल्फेट के सोल्यूशन में, या कोई सा भी सल्फेट सोल्यूशन हो सकता है, तो ये हमारा ठीक इसका उल्टा, राइट साइड, राइट साइड ऑक्सीडेशन की रिडक्शन होगा, एनोड की जगह कैथोड होगा ये, और नेगेटिव की जगह इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये हमारा क्या, ठीक ना। अब इन्हें आपस में वोल्ट मीटर की सहायता से जोड़ देते हैं। वोल्ट मीटर की रीडिंग को हमें कैलकुलेट करके बताना है कि वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी। वोल्ट मीटर की रीडिंग के लिए हम E0 निकालते हैं, फॉर्मूला था ई कैथोड माइनस ई एनोड, मतलब EMF ऑफ कैथोड, EMF ऑफ एनोड। ये कैथोड का इलेक्ट्रॉड विभव और एनोड का इलेक्ट्रॉड विभव है। कैथोड ये है Fe2+, Fe2+ के बारे में लिख देते हैं। ये देख के नहीं लिखना है, जो जैसे दे रखा वो लिखना है। आप पता चला ये देख देख के लिख रहे हैं तो यहाँ पे गलती हो जाएगी। जैसे ये जो गिवन है वो लिख दीजिए, Fe2+, जैसा क्वेश्चन में दे रखा है वैसे लिख देते हैं। माइनस ये एनोड, एनोड क्रोमियम है, बस इतना देख लीजिए, क्रोमियम है, यहाँ से एनोड क्रोमियम है, क्रोमियम ये वैल्यू पुट करनी, ये वैल्यू CR ठीक वाली, ये मत कर दीजिएगा CR से 3+ नहीं बच्चों, जो दे रखा है क्वेश्चन में से वही नोट करेंगे। इससे पहले भी मैंने यही करा था। अपचयन विभव लिखते हैं ना, अपचयन विभव है, अपचयन बिल्कुल देखो 3+ से 0 हो रहा है, अपचयन हो रहा है। वैल्यू पुट करते हैं, इसकी वैल्यू ये रही -0.42, माइनस का साइन, और इस पूरे की वैल्यू ये रही -0.72, -0.42, माइनस माइनस प्लस हो गया 0.72। इन्हें माइनस कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 में से 2 गया 0 बचा, 7 में से 4 गया 3 पॉइंट वोल्ट। तो इसका मतलब ये जो वोल्ट मीटर होगा, वोल्ट मीटर की रीडिंग 0.30 वोल्ट होगा। ये वोल्ट मीटर की रीडिंग, इतनी वोल्टेज आपको मिल जाएगा अगर इस टाइप का आप सेल तैयार करते हैं। मानक इलेक्ट्रॉड विभव आपने कैलकुलेट कर लिया 0.3 वोल्ट। अगला है पूर्ण सेल अभिक्रिया को लिखिए। पूर्ण सेल अभिक्रिया को लिखने के लिए आपको अर्ध सेल अभिक्रिया को लिखना पड़ेगा। अर्ध सेल अभिक्रिया लिख लेते हैं, CR जल्दी CR3+ में कन्वर्ट हो रहा है, और Fe2+ कन्वर्ट हो रहा है, Fe में कन्वर्ट हो रहा है। बच्चों ये एनोड है तो एनोड लिख सकते हो, एनोड पे होने वाली अभिक्रिया है। ये कैथोड पे होने वाली अभिक्रिया है, एट कैथोड होगा ये हमारी, अर्ध सेल अभिक्रिया कहते हैं। CR का CR3+ में कन्वर्ट होना तभी पॉसिबल है जब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो Fe2+ का 2 Fe में कन्वर्ट होना तभी पॉसिबल है जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे। अब आपका काम है कि इन दो इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करना है। इन इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इस वाली इक्वेशन में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 इलेक्ट्रॉन, 2 से मल्टीप्लाई करने पर भी 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास ये आएगा बेटा, ये 6 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। और हमने क्या करा था, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करने पर 2CR, बस राइट लेफ्ट साइड को लिख देते हैं 2CR, और यहाँ पे आपने किससे मल्टीप्लाई करा था, 3 से, 3Fe2+, एरो का निशान, 2 से मल्टीप्लाई करा था यहाँ पर 2CR3+, और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करा था तो 3Fe। ये रिएक्शन हो गई जिसे हम पूर्ण सेल अभिक्रिया कहते हैं। ये पूर्ण सेल अभिक्रिया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, एक सेल गिवन है और सेल में पूछा गया है कि कौन सा इलेक्ट्रोड धनात्मक है, कौन सा इलेक्ट्रोड ऋणात्मक है। प्रत्येक सेल, मतलब 2 सेल हैं, आधा सेल है, ये आधा सेल है, ये दूसरा सेल है, दोनों को मिलाकर एक सेल तैयार हो गया। बच्चों यहाँ पर क्रोमियम समझते हैं, क्या कह रहा है, क्रोमियम सॉलिड, इसका मतलब ये सॉलिड है, क्रोमियम का टुकड़ा है या जो सॉलिड है, CR3+ के सॉल्यूशन में डिप कर दिया, इसका मतलब ये सॉल्यूशन है CR3+ का। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, क्रोमियम सल्फेट हो सकता है, और
क्रोमियम क्लोराइड भी हो सकता है, ठीक है ना, क्रोमियम का सल्फेट होगा। दूसरा है आयोडीन, आई माइनस समझ लेते हैं, इसका मतलब ये सॉल्यूशन आई का होगा, आयोडीन माइनस का, की आई और NaI कुछ भी, मतलब आई माइनस होना चाहिए सॉल्वेंट। I2, अब तो I2 तो आयोडीन गैस होती है, आयोडीन I2 गैस। तो इस आयोडीन के लिए हम आयोडीन गैस तो कहीं डाल नहीं सकते, तो हम करते क्या हैं, एक प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लेते हैं, मतलब प्लेटिनम का टुकड़ा लेते हैं, ये प्लेटिनम का वायर है, प्लेटिनम की फॉयल है, इसके ऊपर हम ये कांच की ट्यूब का लगा देते हैं और इसके अंदर हम आयोडीन गैस को प्रवाहित करते हैं। आयोडीन गैस इसके अंदर प्रवाहित की जाती है और इसमें से जो वायर बाहर निकालते हैं, इसमें से भी वही वायर आपस में जुड़ देते हैं वोल्टमीटर की सहायता से। ये सेल तैयार हो गया। तो आयोडीन लाने के लिए, I2 गैस लाने के लिए प्लेटिनम के वायर का इस्तेमाल करते हैं। इस कारण यहाँ पर हमने प्लेटिनम लिखा है, मतलब क्वेश्चन में प्लेटिनम लिख रखा है। समझ में आ गया होगा प्लेटिनम क्यों लिखा है और I2 कैसे लेते हैं। I2 का गैस प्रवाहित किया जाता है। ये टर्म लिख लेते हैं बच्चों। ये टर्म जो होगा हमारा एनोड होगा, लेफ्ट साइड में है। ये हमारा कैथोड होता है। लोन को याद रखना है हमें, LOAN, लोन ही मेन कॉन्सेप्ट होता है। लेफ्ट ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन। एनोड, ये एन फॉर नेगेटिव, ये नेगेटिव है। कौन सा नेगेटिव है, ये। और पॉजिटिव कौन होगा, ऑब्वियसली ये वाला पॉजिटिव हो गया। तो पूछा क्या था इसमें, कौन सा इलेक्ट्रोड धनात्मक है, तो ये वाला इलेक्ट्रोड धनात्मक है। तो आप लिखेंगे ये आयोडीन, ये वाला जो इलेक्ट्रोड है आयोडीन वाला, ये इलेक्ट्रोड धनात्मक है। और कौन सा इलेक्ट्रोड ऋणात्मक है, क्रोमियम का इलेक्ट्रोड ऋणात्मक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। ये सवाल है हमारे पास, इसमें दो क्वेश्चंस हैं, जांच करके बताना है कि ये अभिक्रिया संभव है या नहीं, मतलब ये सेल संभव है, अभिक्रिया हो रही है नहीं हो रही है, ये वाली अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो सेल का रिप्रेजेंट करना है, मतलब सेल को प्रस्तुत करना है, सेल को बना के दिखाना है कि सेल कैसा होगा। पहले क्वेश्चन को करते हैं। ये देखिए Cu2 प्लस है, Cu में कन्वर्ट हो रहा है, प्लस चार्ज 0 में कन्वर्ट हो गया। चार्ज में कमी आई है, चार्ज में अगर जो कमी होती है उसे हम रिडक्शन कहते हैं, अपचयन कहते हैं। ये इसका अपचयन हुआ। 0 चार्ज है, बढ़ गया चार्ज, बढ़ने को ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। और ऑक्सीडेशन जो होता है वो एनोड पे होता है, तो इसका मतलब ये एनोड है और ये वाला हमारा कैथोड है। फॉर्मूला होता है हमारे पास EMF कैलकुलेट करने का, कैथोड माइनस एनोड। कैथोड कॉपर रहा बच्चों, कॉपर कैथोड है, कॉपर के बारे में लिख देंगे, कॉपर का पोटेंशियल दे रखा है Cu, माइनस एनोड, एनोड Ag का हो रहा है, Ag का लिख देंगे, ये दे रखा है Ag का। इसकी वैल्यू 0.34 वोल्ट माइनस इसकी वैल्यू 0.80 वोल्ट। सॉल्व करकेंगे तो मुझे जहाँ तक आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा, क्योंकि ये टर्म ज़्यादा है ना, इस वजह से 0.46 वोल्ट। बच्चों आंसर माइनस में आ रहा है, तो ई कभी माइनस में नहीं आना चाहिए। जो वोल्ट मीटर लगाते हैं हम सेल के बीच में, वो कभी माइनस में नहीं आना चाहिए। ये माइनस में आ रहा है, इसका मतलब अभिक्रिया पॉसिबल नहीं है, ये अभिक्रिया बिल्कुल नहीं होगी। हाँ, अगर इसकी उल्टी अभिक्रिया दे रखी होती वो पॉसिबल हो जाती, ये वाली अभिक्रिया पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल हो, कौन अगर पूछे अभिक्रिया जो पॉसिबल होगी वो लिख दीजिए, तो आप क्या लिख देते उस टाइम पे, आप टाइम पे इसकी उल्टी लिख देते, आप ये लिख देते Cu2Ag प्लस 2AgCu। ये पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो पूछा था अभिक्रिया संभव है नहीं ना, आप कहेंगे अभिक्रिया संभव नहीं है। अगर ये कह देता है कि जो अभिक्रिया संभव है उसे लिख देते, तो आप नीचे लिख देते। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। NiH2H प्लस Na2 प्लस H2, वो लिख देता हूँ रिएक्शन को मैं एक बार। Ni2H प्लस आयन Ni2 प्लस H2। आप देखें यहाँ पर
Ni प्लस 0 है, 2 प्लस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, चार्ज बढ़ गया, चार्ज बढ़ने को ऑक्सीडेशन होता है, कहते हैं ऑक्सीकरण होता है। ये ऑक्सीकरण हुआ इसका। ऑक्सीकरण जिसका होता है वो एनोड होता है, ये हमारा एनोड है। ये +1 चार्ज है, 0 चार्ज है, +1 से 0 चार्ज होने का मतलब रिडक्शन हो गया, अपचयन हो गया। अपचयन जिसका होता है वो कैथोड होता है हमारा। ई नॉट निकालने का फॉर्मूला ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड की वैल्यू बच्चों, कैथोड ये रहा H प्लस की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये H+ व हाफ H2 माइनस एनोड, एनोड Ni, निकल के बारे में ये दे रखा है, निकल के बारे में इसकी वैल्यू 0 वोल्टेज, और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको -0.25 वोल्ट। सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आया 0.25 वोल्ट आया। अभी तो पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब अभिक्रिया संभव है। तो जब कभी भी अभिक्रिया संभव है या नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन हो, तो आपको निकालना होगा ई, निकालना होगा जब बाकी के इलेक्ट्रॉन्स के ईएमएफ गिवन हो। तो ई अगर नेगेटिव आ रहा है तो अभिक्रिया संभव नहीं है, ई पॉजिटिव आ रहा है तो अभिक्रिया संभव है, ये तो अभिक्रिया हो जाएगी। अब अभिक्रिया हो जाएगी तो उन्होंने कहा इसे सेल को प्रस्तुत भी करें, सेल को रिप्रेजेंट करें। तो सेल का प्रस्तुतिकरण ये करेंगे, हमने आपको फिर से वो वाली लाइन याद दिलाऊं, हम आपको LON लोन, लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगा, एनोड होगा और नेगेटिव होगा। लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगा, एनोड होगा, एनोड वाली बात ये रही बच्चों। Ni कन्वर्ट हो रहा है, Ni 2 प्लस में लेफ्ट साइड में लिख रहा हूँ। ये सॉल्ट ब्रिज होता है 2 लाइन का मतलब बच्चों, लेफ्ट साइड में मैंने ये लिख दिया है कि निकल Ni 2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, Ni 2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा था, वो लिख दिया Ni 2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। ये हमारा सॉल्ट ब्रिज है। अब राइट साइड में आते हैं, राइट साइड में कैथोड के बारे में लिखते हैं जिसका अपचयन होता है। ये देखें H+ कन्वर्ट हो रहा है H2 में। इस 2 मोल से मतलब नहीं है, आप 2 मोल ना लिखें, ये H+ कन्वर्ट हो रहा है हमारा H2 में। ठीक बच्चों, ये हमने लिख दी, ये हमारा सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसे चाहें और अच्छे से लिख सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बच्चों ये गैस है, गैस सेल के अंदर नहीं डाल सकते ऐसे ही, तो हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं। तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को इस तरह से लिखा जाता है PTS से। H+, ये बच्चों H+ है, जलीय विलयन है, एक्वस सॉल्यूशन है, इसकी मोलैरिटी तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे छोटा सा AQ लिख सकते हैं। AQ का मतलब होता है जलीय। H+, यहाँ पे Ni2+, ये भी जलीय अवस्था में होगा। इसकी मोलैरिटी तो है नहीं, मोलैरिटी दे रखी होती है, अगर 1m 2m जो भी मोलैरिटी दे रखी होती है वो लिख देते हैं, यहाँ मोलैरिटी है नहीं तो AQ लिख देंगे। निकल का इलेक्ट्रोड है, वो डिप करा है सॉल्यूशन के अंदर, तो वो सॉलिड स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में तो हम S होता है, S लिख दिया हमने। तो ये सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया बच्चों, जो गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थैंक यू बच्चों, फिर इसके बाद फिर से आपको से मुलाकात होगी अगले वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।